हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग इस लेक्चर में हम दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। इससे पहले हमने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा। ठीक है ना। अभी जो है इस लेक्चर में हम लोग दक्षिण भारत के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। हम लोग अभी मिडेवल पीरियड पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और उसमें जो हमारा जो टॉपिक है दक्षिण भारत ये। इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत काल और उसको पढ़े, मुगल काल के बारे में पढ़े और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़े। अभी जो है हम इसको दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हम इसके बाद पूर्व मध्यकालीन भारत के बारे में जो पढ़ लेंगे। मैंने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम उसको पहले कवर करेंगे और उसके बाद जो थोड़ा सा कम है उसके बाद हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। तो ये है, तो दक्षिण भारत के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो यह देखिए, यहाँ का है आर्यीकरण का परिणाम, सभ्यता का उदय मौर्योत्तर काल। देखिए 220 से 300 AD तक देखा जाता है। ठीक है ना। इसमें भी वैसा ही चला है जैसे था ना। देखिए हिंदी में दक्षिण भारत को भी ना समझने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा टाइम में। देखिए पहला इसमें स्टोन एज चला। ठीक है ना। फिर महापाषाणीय संस्कृति चला। यहाँ महापाषाणीय संस्कृति कब चला? 1000 BC से 100 BC तक। ठीक है ना। 1000 BC से 100 BC तक ये महापाषाणीय संस्कृति चला। ठीक है ना। उसके बाद संगम काल आता है जो 200 BC से 300 AD तक चलता है। ठीक है ना। लगभग 200 BC से 300 AD तक ये चलता है संगम काल। फिर आता है पल्लव काल। ठीक है ना। पल्लव काल कितने तक चलता है? 600 ईस्वी से 850 ईस्वी। इसको याद, 600 ईस्वी से 850 ईस्वी। ठीक है ना। 600 ईस्वी से 850 ईस्वी। फिर चोल का आता है 850 से 1250 ईस्वी। ठीक है ना। चोल कितना? 850 से 1250। ठीक है। फिर आते हैं विजयनगर। विजयनगर का जो आता है वो 1336 से लेकर कितने तक? 17वीं सेंचुरी तक चलता है। ठीक है ना। 17वीं शताब्दी तक चलता है। 1336 से 17वीं शताब्दी तक चलता है। देखिए इसमें क्या है, जो मध्यकालीन भारत में और एंशियंट टाइम है, दोनों में जो दक्षिण भारत के अगर इतिहास का हम लोग देखें तो क्या पहले आता है स्टोन एज, फिर महापाषाणीय संस्कृति, फिर संगम काल। ठीक है। फिर पल्लव काल, फिर चोल काल। ठीक है। और फिर विजयनगर काल। ये ऐसे उसमें देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टोन एज और महापाषाण काल में देखिए उनके कुछ पत्थर के ऐसे ऐसे तबूत बने होते थे। ठीक है ना। ये और दफनाने से पहले ना ये चारों ओर पत्थर ऐसे ऐसे खड़ा कर दिए थे जहाँ आदमी मरता था। ये महापाषाणी संस्कृति की विशेषता है। ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखते हैं संगम काल। तो संगम काल जो है ना, संगम काल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। तो संगम काल ये 200 BC से 300 AD तक रहता है। ये समझना है, 200 BC से 300 AD तक रहता है। और इतिहास के स्रोत के इसके स्रोत के बारे में कैसे मिलते हैं? तो कुछ पुरातात्विक स्रोत है, सिक्के और मृत भांड। ठीक है। पुरातात्विक स्रोत में क्या मिलता है? सिक्के और मृत भांड। और साहित्यिक स्रोत है। ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत है। फिर इसके बारे में हम लोग राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। ये सारे चीजों को हम लोग अभी नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। फिर इतिहास से इनका कहाँ से, संगम काल का वर्णन कहाँ से मिलता है, फिर राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और सांस्कृतिक जीवन के बारे में देखिए। एक संगम चाहिए थे, 3 संगम। ठीक है ना। 3 संगम। और अभी हम लोग देखेंगे इसको। यहाँ देखिए इसको 2 भागों में बांटा गया संगम साहित्य। एक उपदेशात्मक। ठीक है ना। उपदेशात्मक, दूसरा आख्यानात्मक। उपदेशात्मक और आख्यानात्मक। ठीक है। ये फुल फिलोसफिकल और स्टोरी। ठीक है ना। इसके जो है केलकनुक। ठीक है ना। ठीक है ना। किलकनुक और इसको मेलकनुक। ठीक है ना। ये जो आख्यानात्मक में क्या है? मेलकनुक एक उनकी जो साहित्य है। ठीक है ना। वो एक किलकनुक और एक मल्लिकनुक। ठीक है। इसमें 18 है, उसमें भी 18। ठीक है ना। मेलकनुक में भी, एलकनुक में भी आख्यानात्मक। इसको याद रखना है। और जो है तिरुकरुल, इसमें जो है तिरुकरुल क्या है? इसको बाइबल कहा जाता है। तिरुवल्लुवर की रचना थी। किस तिरुकरुल को किसने किया था? तिरुवल्लुवर ने। ठीक है ना। और इसको पद्यात्मक और जो है ग्राम्य गीत। ठीक है ना। इसको जिसको एथुकोई और पंथु वातु। ठीक है ना। पंथु वातु, एथु कोई और पंथु वातु को मतलब कि ये है। इसमें 8 पद्यात्मक रचना और 10 ग्राम्य गीत। ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखते हैं संगम राजनीति के बारे में थोड़ा सा। तो संगम राजनीति जो है इसको 2 भागों में, वंश और इसी वंश देखते हैं, चोल, पांड्य, चैर। इसके ठीक है ना।
इसको क्या पढ़ेंगे, चोल चेर पांडे के बारे में इसमें यहाँ देखेंगे संगम राजनीति में, ठीक है ना। और विशेषताएं देखिए, राजतंत्रात्मक लक्ष्य, लेकिन जो है कुल संघीय राजनीति है। हाँ, रचनात्मक मतलब राजतंत्र तो चलता ही था, लेकिन थोड़ी सी यहाँ कुल संघीय राजनीति थी, ठीक है ना। वहाँ निर्णय जो होता था ना सभी लोग ये मतलब मिलकर लेते थे। मुख्य तंत्रात्मक जो था राजा मंत्री अधिकारी, ठीक है ना। मुख्य तंत्रात्मक उनकी विशेषता थी, ठीक है ना। राजा मंत्री और अधिकारी उसमें होते थे। देखिए चेर के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें दो शासक उदने जराल, ठीक है ना, इसको याद रखिए, उदने जराल और सेन गुटवन, ठीक है ना। ये शासकों का नाम अभी मिलता है, उदने जराल और सेन गुटवन। देखिए सेन गुटवन के बारे में कनकी की पूजा प्रारंभ की, कनकी की पूजा, ठीक है ना। कनकी मतलब पत्नी की पूजा इन्होंने क्या की, सेन गुटवन ने प्रारंभ की, ठीक है ना। और भारत रोम व्यापार के समय काफी अच्छा था, ठीक है ना। व्यापार इसके समय क्या था, काफी अच्छा था। किनके समय, सेन गुटवन के समय, आपको याद रखना, सेन गुटवन के समय भारत रोम का व्यापार क्या था, काफी अच्छा था ये। अब आगे हम लोग देखते हैं पांडे के बारे में, ठीक है ना। तो पांडे शासक के बारे में इनकी जो है इनकी प्रथा चर्चा मेगास्थनी से लिखी। इनकी जो प्रथम चर्चा है किसने की, मेगास्थनी से लिखी। वो कहता था कि पांडे राज्य में स्त्री शासिका है। कौन सी शासिका बोलती है, वहाँ की जो शासिका होती है स्त्री शासिका है। पहला उनका नाम नहीं था, ठीक है, पल साले मुडु मुकम्बी, ठीक है ना। ये शासक का नाम नहीं था, पल साले मुडु मुकम्बी। फिर नेंदु झलयान, ठीक है, नेंदु झलयान, पल साले मेरु मुकम्बी और नेंदु झलयान। उत्तरी संस्कृति को दक्षिण में फैलाया, ठीक है ना। उत्तरी संस्कृति को किस में फैलाया, दक्षिण में फैलाया। और चेल बरफ चोरों को हराया, चेल और चोरों दोनों को हराया, ठीक है ना। अगस्त्य मुनि इसी के समय में था। अगस्त्य मुनि किनके समय में थे, इसी के समय में थे, आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं थोड़ा। तो जो अभी हम लोग पांडे के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये जो है इनके वर्णन जो पहला क्या कौन करते हैं, मेगास्थनीज करते हैं। वो कहते हैं कि जो पांडे में जो राज्य में ना स्त्रीय शासिका है, ठीक है ना। और उसमें पल साले मुकम्बी और नेंदु झलयान शासक की बात करते हैं, ठीक है ना। और ये बताते हैं कि उत्तरी संस्कृति को उन्होंने किस में कहाँ फैलाया, जो उत्तर भारत की जो संस्कृति थी वो दक्षिण में फैलाया। और चोल और चेर दोनों भरा है। ये जो थे नेंदु झलयान, ये जो किनको हरा है, चोल और चेर दोनों को हरा है। अगस्त मुनि यही इसी के समय में थे, जो अगस्त मुनि थे इसी के समय में थे। चोल शासक के बारे में थोड़ा देखते हैं। इलयम इलारा, ठीक है ना, ये नाम पड़ता है, इलयम इलारा मिलता है। और करिकाल, ठीक है ना, इलयम इलारा और करिकाल, ये दो। आगे हम लोग देखते हैं, आपको अभी नाम याद रखना है, इलयम इलारा कलिकाल और करिकाल। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि की स्थिति थी, ठीक है ना। जो इनके समय था संगम काल में आर्थिक समृद्धि की क्या थी, स्थिति थी, ठीक है। कृषि में पान, गन्ना, कपास, चावल, रागी, पशुपालन और शिकारी, ये सभी करते थे। कृषि क्या करते थे, ये पान का, गन्ना का, कपास का, चावल का और रागी इनकी क्या थी, चावल इनकी मुख्य फसल थी। और इन सारी चीजों की खेती करते थे, ठीक है। और इसके अलावा पशुपालन और शिकार भी करते थे, ठीक है। दूसरा उत्पादन और व्यवसाय क्या था इनका, तो वस्त्र उद्योग, ठीक है, मसाला, रेशम, मोती, ठीक है, मोती कोरकोई और मदुरे से, ठीक है ना, ये कोरकोई है मदुरे से, ठीक है, मिलता है। तो उत्पादन व्यवसाय में क्या है, वस्त्र उद्योग, मसाला, रेशम, ठीक है ना, वस्त्र उद्योग, मसाला और रेशम, मोती, ठीक है। व्यापार में क्या है, देशी और देशी में क्या था और विदेश दोनों जगह व्यापार होते थे। दक्षिण भारत में और एक उत्तर से दक्षिण, दक्षिण में ही होता, दक्षिण से भारत से दक्षिण में ही और उत्तर से दक्षिण। विदेश में क्या होता, तो भारत रोम व्यापार, इसको भी याद रखना, भारत रोम व्यापार इनके समय में होता था, ठीक है ना, संगम एज के टाइम में। तो ये एक उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि उनकी अर्थव्यवस्था थी क्या थी, समृद्ध थी। और कृषि में वो क्या करते थे, चावल उनका मुख्य फसल था। इसके अलावा कपास, गन्ना, रागी की खेती किया करते थे। उत्पादन, पशुपालन और शिकार भी करते थे। और व्यवसाय में क्या था, तो उनका वस्त्र उद्योग, मसाला उद्योग, रेशम उद्योग, ठीक है। और व्यापार दोनों जगह था, देशी और विदेशी, ठीक है ना। विदेश में दक्षिण से दक्षिण भारत में और उत्तर दक्षिण से उत्तर भारत में ऐसा होता था। और विदेशी में भारत रोम के साथ व्यापार था। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण भारतीय समाज के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो दक्षिण भारतीय समाज है उत्तर भारत के समाज और स्थानीय दक्षिण समाज,
दोनों का मेल और मिश्रण मिलता है, ठीक है ना। इस समय उत्तर भारत का जो समाज था और दक्षिण भारत के जो समाज है, ठीक है ना, उनका क्या है, मिश्रण मिलता है, ठीक है। ये देखते हैं आगे। समाज मुख्यतः दो भागों में बटा था। समाज मुख्यतः कितने भागों, दो भागों में बटा था, ठीक है। ये दो भागों में बटा था। देखिए, एक राजा सामंत और दूसरा ये किसान आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, राजा किसान। ये देखिए ब्राह्मण, दो भागों में कौन, एक था ब्राह्मण और एक था गैर ब्राह्मण, ठीक है ना। एक था ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। तो आपको ब्राह्मण में आपको जनरली कौन आ जाते थे, तो ब्राह्मण में जो ब्राह्मण जिनको माना जाता था वो, बाकी में ये लोग आ जाते थे, ठीक है ना, गैर ब्राह्मण। वेलाल, देखो वेलाल क्या थे, राजा और सामंत इसमें आते थे, ठीक है ना। वेलाल किसमें आते थे, राजा और सामंत। फिर उसके बाद किसान वेलाल, ठीक है ना। और विषगास जो व्यापारी लोग थे उसमें आते थे, ठीक है ना। शिल्प, चटाई बुनाई लोहार बढ़ाई सब इसमें आते थे, ठीक है। और ट्राइबल्स लोग आते थे, कबायली लोग, ठीक है ना। ये तो मतलब एक तो ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण में काफी लोग आते थे, जो शासक थे, सामंत थे, सब इसमें आते थे। व्यापारी लोग थे, चटाई बुनाई लोहार बढ़ाई कबायली, ये सभी लोग इसमें आते थे। इस समय हम देखते हैं महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो महिलाओं की जो स्थिति है उत्तर भारत की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। व्यवसाय करती हैं, नौकरी करती हैं, विधवा विवाह करती हैं, दहेज आज से उलट है। मतलब वो लड़कियों को ही मतलब उसमें दहेज उतना नहीं था, ठीक है। दहेज मिलता है लेकिन क्या है, जिसे लड़की को देना पड़ता है तो उसमें शायद लड़का को ऐसा देने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है ना। तो उत्तर भारत की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति अभी इसमें अच्छी थी। व्यवसाय करती थी, नौकरी करती थी, विधवा विवाह कर सकती थी, ठीक है ना। और दहेज था उस समय भी, ठीक है ना। ये तो आगे हम लोग देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। अभी हमने कुछ थोड़ा सा इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं। अभी हम संगम संगम में इसके बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना, संगम। तो उसमें हमने देखा कि संगम साहित्य के बारे में, संगम काल के बारे में। तो संगम काल के बारे में, स्रोत के बारे में हमने देखा, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। तो हमने देखा कि जो सबसे पहले इसके साहित्य हैं तो उपदेशात्मक और आख्यानात्मक दो तरीके हैं। तो कील कनुक और मेल कनुक के बारे में मिलता है जानकारी। दोनों में 18-18 रचनाएं हैं, ठीक है ना। और इसको केल कनुक को तिरुकुरल जिसको बाइबिल कहा जाता है, तिरुवल्लुवर की रचना थी। और इसको मेलकनुक पद्यात्मक और ग्राम्य गीत दोनों में है, ठीक है ना। संगम राजनीति वंश और विशेषता, ठीक है ना। चोल चेर पांडे के बारे में मिलते हैं, उदयनेश झराल और सेन गुटवन। और विशेषता क्या है इनकी, ठीक है ना। तो ये राजतंत्रात्मक थे लेकिन कुल संघीय राजनीति थी। और मुख्य तंत्रात्मक था, राजा मंत्री समाज अधिकारी लोग बैठकर किसी चीज को निर्णय लेते थे। और सेन गुटवन के बारे में एक जानकारी मिलती है कि वो कनगी की पूजा प्रारंभ कराया, ठीक है ना। कनगी मतलब कि पत्नी पूजा। फिर आगे जानकारी मिलती है कि भारत रोम व्यापार इसके समय काफी अच्छा था। और पांडे के बारे में देखिए, चेर के बाद अब पांडे के बारे में मिलता है जानकारी। तो इनकी चर्चा सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने की और इन्होंने कहा कि पांडे राज में स्त्री शासिका है। फिर उसके बाद आगे जो है दो शासक का नाम मिलते हैं, बलसाल मुंडकंडी और नेंदु सल्यान, ठीक। और इन्होंने कहा है कि नेंदु सल्यान जो है उत्तरी संस्कृति को दक्षिण में फैलाया और चोल चेरो दोनों को हराया। अगस्त मुनि इन्हीं के समय थे, ठीक है। और चौल शासक जो थे इलयम और इलारा और करिकाल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था इसके बारे में देखते हैं इनके संगम काल में। तो समृद्धि स्थिति थी। कुल मिलाकर देखें तो जो आर्थिक स्थिति थी कैसी थी, अच्छी थी। और यहाँ कृषि उत्पादन जो था, कृषि अच्छा होता था, चावल मुख्य फसल थी, गन्ना कपास और इसके अलावा पशुपालन शिकार भी किया जाता था। और उत्पादन व्यवसाय में क्या होता था, तो वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, मसाला और मोती, ये काफी अच्छे इस समय व्यवसाय चल रहे थे। ये व्यापार दो जगह होता था, देशी और विदेशी, ठीक है। और विदेश में रोम के साथ होता था, ठीक है। दक्षिण भारतीय समाज थे, तो ये उत्तर भारत और स्थानीय दक्षिण समाज का मिश्रण इसमें मिलता है, ठीक है ना। और दो भागों में बटा था, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में लोग थे वो लिबरल थे और मतलब पुरोहित वर्ग के समझ वो लोग थे। और गैर ब्राह्मण में तो जो थे वेलाल, वैश्यगास, शिल्पी। वेलाल जो थे राजा और सामंत होते थे इस समय, और किसान, ठीक है ना। तो इनके बारे में जानकारी मिलती है। महिलाओं की स्थिति इनकी अच्छी थी, व्यवसाय करती थी, नौकरी करती थी, और विधवा विवाह था, दहेज भी था। लेकिन आज के समय से उल्टा था, ठीक है ना। ये कहने का मतलब हो सकता था कि उस समय लड़कियों को दिया जाता हो। ये पल्लव वंश के बारे में हम लोग देखते हैं।
इनका टाइम कब रहता है 1575 से 800 ईस्वी तक। अब हम लोग देखते हैं पल्लव डायनेस्टी के बारे में, ठीक है ना। इनका टाइम पीरियड कितना है 1575 से 800 ईस्वी तक, ठीक है। ये ब्राह्मण वंशीय शासक थे, ठीक है ना। ये कौन से थे, ब्राह्मण वंशीय शासक थे। राजधानी इनकी राजधानी कहाँ थी, कांची, ये भी याद रखना है, राजधानी कहाँ थी, कांची। और पल्लव वंश जो कैसे थे, ब्राह्मण शासकीय थे, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे इसके शासक समाज राजनीति और संस्कृति के बारे में, ठीक है। शासक समाज राजनीति और संस्कृति के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इनको देखेंगे अभी, ठीक है। ये